Today we start from the research aptitude part 1. As you know, research aptitude. You see part 1. In this session, we include the most expected questions which included in 2020 exam. Also, previous year questions related to the research aptitude which already come in 2019 exam. So let's start. As you see, which the मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैंने कवर जो किया है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें PYQs कवर किए हैं जो 2019 में आए थे, प्लस मैंने इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो मतलब ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार पेपर में। सो लेट्स स्टार्ट। Our first question is, in which type of qualitative research design individual stories to describe the lives of people are explored? आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस है, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस है। जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में पढ़िए, जिसको हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में पढ़िए। मैंने दोनों में आपको क्वेश्चंस अवेलेबल किए हैं। सो इस क्वेश्चन में मैं आपको मतलब बता देती हूँ कि इनमें से कौन सी क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन ऐसा है जहाँ पर हम लोगों की लाइफ के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, फिर पॉज कीजिए वीडियो को और उसके बाद खुद देखिए कि इसमें क्या आंसर आना चाहिए। आफ्टर दैट आप पॉज को रिज्यूम कीजिए एंड देखिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। एज यू नो दिस इज़ द फ्री क्लास, सो मैं यहाँ पर टाइम नहीं ले सकती ज़्यादा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका क्या आंसर आएगा। ये जो है ये नैरेटिव रिसर्च होती है। कौन सी रिसर्च होगी ये होगी नैरेटिव रिसर्च। ठीक है, नैरेटिव क्यों होगी? क्योंकि नैरेटिव रिसर्च में हम लोगों की लाइफ्स के बारे में एक्सप्लोर करते हैं और ये पहली बात ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सी क्वालिटेटिव होती है, कौन सी क्वांटिटेटिव होती है। तो हमारी जो नैरेटिव रिसर्च है वो एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, प्लस वो लाइफ को डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लोर करती है, लोगों की इंडिविजुअल स्टोरीज को बताती है। जैसे हम बोलते हैं कि हम नैरेट कर रहे हैं स्टोरी को, तो ये नैरेटिव रिसर्च है। आपको मतलब बाकी ऑप्शंस का भी पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, इथनोग्राफी जो होती है वो रिलेटेड टू कल्चर होती है। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च होती है जो हमारी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होती है। देन सिम्बियोलिक इंटरेक्शन वो होती है जो सिंबल्स को यूज करती है। एज आई होप यू क्लियर दिस क्वेश्चन। नाउ वी लेट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। जैसे इसमें लिखा है कि इन अ थीसिस फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग have been inappropriately followed, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज का एग्जाम्पल आपको लग रहा है? क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? क्या है क्वेश्चन का मतलब है कि इनमें से जब हम थीसिस लिखते हैं इन अ थीसिस, तो वो कौन सा फॉर्मेट और स्टाइल है रेफरेंसिंग का जो कि इनअप्रोप्रिएटली फॉलो किया गया। मान लो मैं थीसिस लिख रही हूँ और मैंने क्या किया, फॉर्मेट और स्टाइल को अच्छे से अप्रोप्रिएटली यूज़ नहीं करा। रेफर करने के जो स्टाइल्स होते हैं थीसिस के अंदर वो अच्छे से यूज़ नहीं किया। MLA, आई होप यू नो द APA एंड द MLA रूल, जहाँ पर हम ऑथर्स किसी में ऑथर्स के नाम को पहले लिखते हैं और सन को बाद में लिखते हैं, किसी में पहले लिखते हैं बाद में लिखते हैं। अगर वो चीज़ गलत हो गई तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा? इस क्वेश्चन में क्या आंसर आना चाहिए? दैट इज द टेक्निकल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्च। फर्स्ट ऑप्शन, कि ये टेक्निकल लैप्स हुआ है रिसर्चर के पार्ट पर, वो चीज़ों को गलत ले गया। यहाँ पर अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ द रिसर्चर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर मॉरल्स की बात नहीं हुई है। अनएथिकल का मतलब होता है जो मोरल वैल्यूज़ उसने फॉलो नहीं की हैं। यहाँ पर मोरल वैल्यूज़ के तो कोई कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर हो रहा है फॉर्मेट और स्टाइल जो होता है रेफर करने का वो इनअप्रोप्रिएटली फॉलो हुआ है। तो इस वजह से ये कौन सा हो गया? ये टेक्निकल लैप्स हो गया ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर। ओके, यू क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, when results obtained in a research study can be extended to a group larger than the sample
it is cold। मतलब जब हम स्टडी कंटेक्स्ट के बाहर जाके कर रहे हैं, मान लो हमारा जो सैंपल था वो एक छोटा सा था और मैं एक लार्ज सैंपल पर जा रही हूँ। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा छोटा सा सैंपल था जो मैंने लिया कि मेरे को इस पर स्टडी करनी है सैंपल पे, ठीक है। फिर मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैं इस सैंपल पर जा रही हूँ, मतलब इससे यहाँ पर जा रही हूँ, एक छोटे सैंपल से एक बड़े सैंपल पर मैं गई। तो ये जब हम एक से दूसरे पर जाते हैं, मतलब हमारा जब एक इंटरनल वैलिडिटी होती है जो हम एक ही कंटेक्स्ट पर इनसाइड द कंटेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, दैट इज द इंटरनल वैलिडिटी। लेकिन जब हम बाहर चले जाते हैं, इस क्वेश्चन में आउटसाइड द कंटेक्स्ट की बात हो रही है, तो वो कौन सा होता है, वो एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है। और यहाँ पर अगर इनसाइड द कंटेक्स्ट पूछा होता तो वो इंटरनल वैलिडिटी होती, ठीक है। यहाँ पर हमने जो कंटेक्स्ट है अपनी रिसर्च का उसको एक्सटेंड कर दिया एक बड़े ग्रुप की तरफ, तो इसीलिए कौन सा हो गया, दिस इज द एक्सटर्नल वैलिडिटी। आई होप यू क्लियर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये हिंदी में है कि एक विश्वविद्यालय विभाग ने शिक्षकों के अध्ययन के दृष्टिकोण, मूल्यों और पूर्वग्रहों का अध्ययन करने की योजना बनाई है। छात्रों को समायोजन के अपने पर्यटन का खुलासा करने के लिए एक आंक के साथ जांच की जानी है। किस प्रकार के संदर्भ में अनुसंधान विधियों को उपयुक्त माना जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस को पढ़िए। प्रायोगिक विधि होगी, वर्णनात्मक विधि होगी, ऐतिहासिक विधि होगी, केस स्टडी विधि होगी कि निर्विष विज्ञान विधि होगी। कौन सी यहाँ पर रिसर्च होगी। मान लो एक यूनिवर्सिटी है और वो क्या कर रही है, वो ये अध्ययन मतलब ये रिसर्च करने की कोशिश कर रही है कि जो बच्चों की अचीवमेंट्स हैं और जो उनकी वो हैं एस्पिरेशंस हैं, अगर उनको वो सर्च करने की कोशिश करेगी तो ये कौन सी रिसर्च के अंदर आएगा। ये एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव तो होगा नहीं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ना तो ये एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, ना ये डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, ना ये हिस्टोरिकल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल पास्ट इवेंट्स की बताता है, यहाँ पर हम पास्ट इवेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। फिर जो हमारा एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव है, ये दोनों तो क्वांटिटेटिव होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में जो बात है मूल्यों की और पूर्वग्रहों की, मतलब अचीवमेंट्स एंड अकम्पलिशमेंट्स की बात हो रही है, तो वो दोनों किस में आते हैं, केस स्टडी में आते हैं। और दूसरा किस में आएंगे, केस स्टडीज। एंड दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा है निर्विष विज्ञान विधि। इन दोनों ऑप्शंस में आएंगे, तो ये क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। हमें इतना तो पता चल गया कि ना वो एक्सपेरिमेंटल होगा ना वो डिस्क्रिप्टिव होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, यहाँ पर बात हो रही है क्वालिटेटिव की। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स, इसमें से कौन से फॉर्मेट के अंदर जो हमारी रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट है वो मस्ट, मतलब रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी है, तो कौन से फॉर्मेट में ज़रूरी है, रिसर्च आर्टिकल में, थीसिस में, सेमिनार पेपर प्रेजेंटेड में, कि रिसर्च सिनॉप्सिस में। एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है पहले। इसमें बोल रहा है रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में कौन सी चीज़ है जो ज़रूरी है। आपको यहाँ से देख के एक ऑप्शन तो एलिमिनेट वैसे ही हो गया कि रिसर्च सिनॉप्सिस तो अपने आप में समरी होती है, तो वो तो आ ही नहीं सकता। बचे तीन ऑप्शंस, रिसर्च आर्टिकल होता है, थीसिस में होता है और सेमिनार पेपर प्रेजेंटेड में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज C, means A, B and C is the correct answer. रिसर्च सिनॉप्सिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट होती है। रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समरी ही होता है। ओके, आप मेरे चैनल कॉमर्स हब को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर ये चैनल है कॉमर्स हब, इसे आप सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, कमेंट करें। वहाँ पर भी आपको वीडियोस मिलेंगी पेपर 1 से रिलेटेड, पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड। एंड बहुत अच्छा चैनल है, आपको बहुत अप्रोप्रिएट लेसन्स वहाँ पर मिलेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कंसेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च। जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है वो सबसे मेन कंसेप्ट होता है कौन सी रिसर्च में। सबसे मेन कंसेप्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कौन सी रिसर्च में होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होगा, सर्वे रिसर्च में होगा, हिस्टोरिकल में होगा कि एग्जैक्टिक रिसर्च में होगा। कौन सी रिसर्च होती है वो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए।
यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात की जा रही है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है वो होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है, क्योंकि जो हमारा क्वांटिटेटिव है वहीं पर हमारी हाइपोथेसिस होगी, एक्सपेरिमेंटल हमारा क्वांटिटेटिव होता है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव कौन सा होता है, क्वालिटेटिव कौन सा होता है। हमारी हाइपोथेसिस वहीं पर होगी जहाँ पर क्वांटिटेटिव की बात होगी। सर्वे में क्या होता है, लाइक सेंसस होते हैं हर 10 साल में, तो वो होता है सर्वे रिसर्च। उसके बाद हमारा ये भी पता होना चाहिए ऑप्शन एग्जेटिक रिसर्च क्या होती है। एग्जेटिक रिसर्च का मतलब होता है जो क्रिटिकल एग्जामिनेशन होती है, जब हम चीज़ों को क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, ओवरव्यू करते हैं हम चीज़ों को, तो उसे क्या बोलते हैं, एग्जेटिक करते हैं। और हिस्टोरिकल तो आपको पता ही है, जब हम पास्ट के इवेंट्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है कि अ यूनिवर्सिटी टीचर इंटेंड्स टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन, विच डिजाइन ऑफ रिसर्च विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द कंटेक्स्ट। क्वेश्चन समझ में आया आपको कि एक यूनिवर्सिटी टीचर है, वो क्या कर रहा है, वो दो रिलेशनशिप्स को पढ़ रहा है, एक एस्पिरेशन को, एक अचीवमेंट को। इन दो चीज़ों को वो स्टडी कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा डिज़ाइन होगा रिसर्च का जो सबसे अप्रोप्रिएट डिज़ाइन होगा, दैट इज़ द एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट के इवेंट्स की बात ज़रूर हो रही है, लेकिन इतने भी पास्ट की नहीं हो रही कि हम बहुत पास्ट में चले जाएं, 90s 80s 70s में चले जाएं, नहीं। यहाँ पर अभी रिसेंटली में जो पास्ट हुआ है उसकी बात हो रही है, तो इसलिए क्या होगा, ये आंसर होगा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, आई होप यू क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 8th क्वेश्चन। A researcher, while reporting his or her research findings, gives weightage to stakeholders' perspective in a qualitative research theme and this will involve। एक रिसर्चर है, वो क्या कर रहा है, अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को वेटेज दे रहा है। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर स्टेक होल्डर्स मतलब अपने पार्टिसिपेंट्स को वो क्या कर रहा है, वेटेज दे रहा है। पर्सपेक्टिव किस में, वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च थीम्स पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, क्या लगता है आपको कि अगर वो अपने पार्टिसिपेंट्स की रिसर्च फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करता है, उनको वेटेज देता है, वो भी क्वालिटेटिव टर्म्स में देता है, तो वो क्या इन्वॉल्व करना चाहिए, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए रियलिटी सिचुएशन को। ये आंसर होगा इसका सही कि उसे डिस्क्लोज करना चाहिए, जो चीज़ रियल है उसे बतानी चाहिए। ए और बी और डी क्यों नहीं होंगे ऑप्शंस में, क्योंकि देखो वायलेशन ऑफ एथिकल नॉर्म्स, हमें एथिकल नॉर्म्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। बाइजेस एंड प्रेजुडाइजेस, हमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। इनअप्रोप्रिएट इंटरफेरेंसेस ऑफ अदर्स इन रिसर्च, क्या हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी की इंटरफेरेंस हो रही है तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं। हमें सीधा सीधा जो सही है उस चीज़ को डिस्क्लोज करना चाहिए। 9th क्वेश्चन, द स्टाइल ऑफ राइटिंग अ थीसिस, जो स्टाइल होता है चीज़ों को थीसिस में लिखने का, एंड रिसर्च आर्टिकल हैज़ टू बी, वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। आप एक फॉर्मेट लिख रहे हैं तो वो फॉर्मेट फॉर्मल होना चाहिए, मतलब उसमें हर चीज़ फिक्स होनी चाहिए, ये नहीं कि आज मैंने लिखा इस फॉर्मेट में लिख दिया, नहीं ये तो पसंद आ नहीं, चल कल इस फॉर्मेट में लिख लेती हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। फॉर्मेट फॉर्मल होना चाहिए, वहाँ पर हर चीज़ फिक्स होनी चाहिए, तो उसका स्टाइल भी फिक्स होना चाहिए थीसिस को लिखने का। तो इसका सही आंसर होगा साइंटिफिक इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज यूज्ड, मतलब आप चीज़ों को साइंटिफिकली यूज़ करेंगे। इसका आंसर बी है कि साइंटिफिक इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज यूज, जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो साइंटिफिकली होनी चाहिए। 10th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मैथड, इनमें से कौन से रिसर्च मैथड के अंदर एन एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडिगम इज एम्प्लॉयड, मतलब कौन से रिसर्च मैथड के अंदर आपकी एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडिगम जो है वो एम्प्लॉय हो रही है। तो एम्पिरिकल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एम्पिरिकल इंडक्टिव मतलब ऑब्जर्व, एम्पिरिकल हम बोलते हैं ना, हम चीज़ों को, नई चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या है, वो क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव का मतलब आप समझते हैं, जब हम चीज़ों को, डिडक्टिव हम बोलते हैं ना, डिडक्टिव रिसर्च मतलब हम चीज़ों को हमारे पास ऑलरेडी है, बस उसे प्रूव करेंगे। तो एम्पिरिकल डिडक्टिव इंडक्टिव पैराडिगम के अंदर कौन सी रिसर्च मैथड है जो कि एम्प्लॉयड होगी, दैट इज एथनोग्राफिक होगी। ठीक है, केस स्टडी मेथड भी होगा उसमें, एंड उसमें नैरेटिव मेथड भी होगा। तो सही आंसर जो होगा उसका वो होगा सी, दैट इज ए, बी एंड डी, एथनोग्राफिक प्रोब, केस स्टडी मेथड एंड द नैरेटिव मेथड।
ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट में 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे जो पिछले साल के थे। अब रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 2। उसमें और 10 क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू द रिसर्च एप्टीट्यूड।